बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि एपीएससी के थ्रू जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में डिफरेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, स्पेशली लेक्चरर के वाले से। तो उन्हीं डिफरेंट जॉब्स में से एक पोस्ट का नाम है जी सुपरवाइज़र। बहुत ही पावरफुल जॉब्स हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा। टोटल पोस्टें भी आप नोट कर लें, 24 हैं। ये बेसिकली एनएनडीए नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर की रेवेन्यू डिवीज़न जो एफबीआर के अंडर आ जाता है ना, तो उसी में ये सुपरवाइज़र आपको भर्ती किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की डिमांड भी थी कि सर आप हमें इन जॉब से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस दें। तो जो कैंडिडेट्स भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट मीन के इंशाल्लाह आप लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक होगा, मैं आपका इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसी स्लाइड में कवर किए हुए हैं, तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जी एजुकेशन कि आपकी तालीम क्या मांगी गई, या कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एज की बात करेंगे कि एज कितनी रिक्वायर्ड है फर्दर कि आपने कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के वाले से कि आप अगर सुपरवाइजर भर्ती होते हैं तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, मीन के कौन कौन से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, फर्दर उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, कब तक टेस्ट होगा। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का मैं आज की इस वीडियो में मीन के आप लोगों का आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी, जो आप लोग बहुत बार पूछ रहे हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी अगर आप भर्ती हो जाते हैं एज ए सुपरवाइजर। फर्दर ड्यूटी की बात करेंगे, आपने क्या काम करना होता है। पूरी यूट्यूब पर आपको ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। ठीक है, तो मैं आपको ड्यूटी भी बताऊंगा, फर्दर जॉब नेचर ये किस टाइप की मीन के जॉब है। नेक्स्ट सिलेबस की बात करेंगे कि आप लोगों का जो पहला रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा और उसकी आपने कैसे अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है ना, ताकि मैं आप लोगों को अभी से ही मोटिवेट कर दूं कि आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है आज से ही वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि एजुकेशन की कि आपकी तालीम क्या मांगी है। एक चीज़ सबसे पहले ये नोट कर लें, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में आपकी मास्टर या आपने बैचलर 4 ईयर्स मीन के आपने बीएस किन किन सब्जेक्ट में, अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, मीन के अगर आपने बीबीए किया हुआ है। फर्दर इसके अलावा अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है, कॉमर्स में देखें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, बीएस कॉमर्स आ जाता है, एमकॉम आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये डिग्रीज की हुई हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएस इकोनॉमिक्स में किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है फिर भी एलिजिबल हैं। आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या आपने एलएलबी या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने मीन के आपको सब्जेक्ट अभी शेयर किए हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं जी आप लोगों की एज क्या मांगी गई है। एज में ये आप नोट कर लें, वैसे 20 to 28 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हैं, लेकिन आप लोगों को 5 साल इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। तो 33 साल तक जिनकी एज कैंडिडेट्स की बनती है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं जी आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई के वाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जो एडवर्टाइजमेंट के वाले से थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको कंप्लीट गाइडेंस उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। और नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के वाले से कि आप लोगों को किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। देखिए, अप्लाई करने के बाद नॉर्मली एपीएससी में थोड़ा सा एक चीज़ नोट कीजिएगा, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना, तो काफ़ी लेंथी होता है। मीन के साल से भी ज़्यादा आप लोगों का ड्यूरेशन लग जाती है नॉर्मली किसी भी रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होते हुए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आप लोगों का अप्लाई करने के बाद पहला टेस्ट होगा, वो 3 माह के बाद भी हो सकता है, 5 माह के बाद भी हो सकता है, वो हो सकता है कि 2 माह के बाद भी एपीएससी मीन के कंडक्ट कर ले। ये एपीएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बता दिया इनमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है ना, वो मीन के लेंथी होता है। तो पहला जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का रिटन बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स भी इसको क्वालिफाई कर लेंगे, एमसीक्यूज जो मीन के आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप मीन के टेस्ट होगा। फर्दर आप लोगों का होगा जी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। नॉर्मली सुपरवाइजर या इसके अलावा जो भी ग्रेड 16 की पोस्टें होती हैं एपीएससी में, उसका डिस्क्रिप्टिव लाजमी एपीएससी ले रहा है 1 से 2 सालों की, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है, हो सकता है कि सुपरवाइजर का ना ले, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन है ना, इसका आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में ये आप चीज़ नोट कर लें। एमसीक्यूज में जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर लेंगे, अब क्वेश्चन ये रोज़ होता है कि सिर्फ पास होना ज़रूरी है एमसीक्यूज़ में, तो बिल्कुल पास होना ज़रूरी ना, आपका मेरिट पर भी आना ज़रूरी है। एक सीट पर ना 10 कैंडिडेट्स को ना नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए ना एपीएससी
प्रोसीड करता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर 24 सीट्स हैं, 24 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 240 240 कैंडिडेट्स को ना नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए ना शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ, एक चीज़ नोट कीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ना मेंशन ही किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो लास्ट रिक्रूटमेंट्स हुई हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है। बाकी मेरी तो विश यही है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स की भी यही विश होगी कि इसमें डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का ना हो। ठीक है, सिर्फ MCQ दो फर्दर। तो जो कैंडिडेट्स भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इनके पास हो जाएंगे तो फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा जी इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में होने से पहले आप लोगों के बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं APSC के थ्रू। तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो जो कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, मीन के इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेते हैं, तो देन उन कैंडिडेट्स की जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टें होती हैं ना, तो वो आप लोगों का जो मुतलका डिपार्टमेंट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NNDA में, ठीक है, तो डिपार्टमेंट की जानब से आप लोगों का मेडिकल करवाया जाएगा। तो मेडिकल में आप लोगों को कंप्लीट प्रॉपर चेक कर लिया जाता है, आया को आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो वैसे इतना कुछ स्ट्रिक्टली नहीं होता, कोई रनिंग पुशअप सेटअप्स ये वाला सीन नहीं होगा। अगर आप सुपरवाइजर के लिए मीन के भर्ती होने जा रहे हैं, ग्रेड 16 की पोस्ट है, सिर्फ आप लोगों का मेडिकल में वो मैंने आपको बता दिया है कि वो चेक करना होता है कि आया को आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के मीन के अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो वो लोग डिस्टर्ब हों। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव होता है। फर्दर मेडिकल के साथ ही आप लोगों को सैलरी मिलना भी शुरू हो जाती है। ये सैलरी आप लोगों की ठीक ठाक सैलरी है जी, इसमें ये आप चीज़ नोट कर लें, ग्रेड 16 आपको दिया जाएगा। और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाता है ये डिपार्टमेंट। तो फेडरल में आप लोगों की जो सैलरी है ना, वो मीन के थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोविंस वाइज अगर देखा जाए। ठीक है, तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो राउंड अबाउट 1 लाख से प्लस ही होगी। मीन के 1,05,000 से लेकर 1,15,000 20,000 तक के राउंड अबाउट आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होगी अगर आप एज अ सुपरवाइज़र भर्ती हो जाते हैं। फर्दर आप लोगों को इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, गाड़ी भी आपको दी जाएगी, अकोमोडेशन और फर्दर कन्वेंस की सहूलियात भी दी जाएंगी अगर आप एज अ सुपरवाइज़र भर्ती हो जाते हैं। फर्दर और भी कुछ एक्स्ट्रा इनके अलाउंसेज होते हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट जो इनकी पे स्लिप है ना, वो मैं आप लोगों के साथ ना लाजमी शेयर कर दूंगा, उसमें जो भी अलाउंसेज होंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं जी, आपने क्या काम करना है जी एज अ सुपरवाइज़र अगर आप भर्ती हो जाते हैं। ड्यूटी से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ड्यूटी मीन के बताने से पहले थोड़ा सा ना आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने FBR में ही के जो NND का डिपार्टमेंट आ जाता है। तो FBR में सबसे जो मेन मीन के इनका चेयरमैन बोर्ड जो मेन हेडक्वार्टर है वो आप सभी को पता है इस्लामाबाद है। सबसे पहले चेयरमैन बोर्ड आ जाता है, फर्दर इसमें जो आ जाते हैं उसके मेंबर्स आ जाते हैं, मेंबर्स में फर्दर फंक्शनल मीन के मेंबर आ जाते हैं, फर्दर लाइनर मेंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आप सभी को पता है कि FBR में इनका जो मेन है हेडक्वार्टर वो तो इस्लामाबाद में है। इसके जो बाद फर्दर हर डिवीज़न में RTO ऑफिस आपने सुना होगा जिसे रीजनल टैक्स ऑफिस कहा जाता है, LTO आ जाता है, लार्ज टैक्स पेयर मीन के ऑफिस आ जाता है, CTO का आपने नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, फर्दर MTO का आपने नाम सुना होगा, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे रहा हूँ जो FBR फर्दर जो उसके हेडक्वार्टर हैं, नेक्स्ट जो इनके ऑफिस आ जाते हैं। अब बताने का मकसद ये था कि आप सभी को मैं मीन के थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आपने एक्चुअली काम कहाँ करना है। बाकी आप सभी को पता है कि सेक्शन FBR में मीन के डिफरेंट अब ऑफिस में सेक्शन बने हुए हैं, चार्जिंग सेक्शन, मशीनरी सेक्शन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और भी सेक्शन से रिलेटिव बता देता हूँ। देखिए, अब उन्हीं सेक्शन में सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का सेक्शन आ जाता है, फर्दर और भी सेक्शन है, एडमिन एंड कोऑर्डिनेटिंग सेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा सेक्रेटरी बजटिंग एंड एक्सपेंडिचर का सेक्शन आ जाता है। फर्दर इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर का सेक्शन आ जाता है। और भी सेक्शन है लाइक प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया, फर्दर फाइनेंस सेक्शन हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि आपको किसी भी सेक्शन में, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ मीन के हायर किया जाता है, किस सेक्शन में हायर किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और भी मीन के ओवरव्यू दे देता हूं कि आपने एक्चुअली काम कहां करना है। देखिए, सेक्शन मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट सेक्शन है। लाइक अगर मैं सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेक्शन की बात कर लें तो इसमें आपने क्या काम करना होता है। देखिए, मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्शन में आपको कहीं भी तैनात किया जा सकता है। सुपरवाइजर का बेसिकली जो काम होता है ना, सुपरविजन करना है। अब देखिए, आपने किसी चीज़ की मीन के आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने सुपरवाइज करना है जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीन के मैटर आ जाता है, फर्दर जिसमें ट्रांसफर से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन, रिटायरमेंट, लीव्स वगैरह से रिलेटेड आपने उनको इनके सबऑर्डिनेट करना है। जो भी आपके मातहत काम कर रहे हैं आपने उनको सुपरवाइज करना है। फर्दर जी आ जाता है स्टेशनरी डिपार्टमेंट, जिसमें आप लोगों ने बेसिकली कंप्यूटर वगैरह, फर्दर ऑफिस फर्नीचर, फिक्सर और जो मिसलेनियस मीन के आइटम्स हैं आपने उनको भी सुपरवाइज मीन के करना पड़ सकता है, आपकी वहाँ भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों का ट्रांसपोर्ट जो मैटर है FBR के, ठीक है, वहाँ भी आपको तैनात किया जा सकता है। जो भी फर्दर सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उनको सुपरवाइज
एक्सरसाइज मीन के आपने करना है। फर्दर इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन मैटर्स आ जाते हैं लाइक जिसमें टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ठीक है, तो आपको इससे भी डील करना पड़ सकता है। देखिए आपने सुपरविजन करनी है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। फर्दर इसके अलावा जो भी रिपेयरिंग वगैरह, मेंटेनेंस से रिलेटेड, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की क्लियर लाइनेस के मतलब जो एबीआर की बिल्डिंग से रिलेटेड है वहाँ आपको तैनात किया जा सकता है। फर्दर जो एबीआर की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनमें इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के तौर पर, देखिए सिक्योरिटी में देखिए आपने सिक्योरिटी तो नहीं करनी, जो जो सिक्योरिटीज़ मीन के तैनात की हुई हैं आपने उनको गाइडलाइंस देनी। फर्दर वो कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना होता है। तो बेसिकली यही सुपरविजन में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी ड्यूटी से रिलेटेड मीन के समझ चुके होंगे। अब देखिए डिफरेंट सेक्शन में ये डिपेंड करता है आपको कहाँ मीन के तैनात किया जा सकता है। मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन बता दिए, उन डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट कैटेगरीज भी बता दी ताकि आपको थोड़ा सा इनकी डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आइडिया हो जाए। बाकी जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। तो जॉब नेचर में आपको ज़्यादातर ये ऑफिस टाइप ही जॉब है, कभी कभार आपको मीन के फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। देखिए सुपरविजन करनी है तो आपको ऑफिस से बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपने मॉनिटरिंग करनी है ना वो आप मीन के ऑफिस में रहते हुए भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मीन के आपने थोड़ा सा फील्ड में भी रहना है और ज़्यादा जो काम आपका ऑफिस में भी मीन के उसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी सिलेबस के वाले से। सिलेबस बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूं, अभी तक एपीएससी की जानब से कोई भी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई सिलेबस के वाले से। बाकी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सिलेबस के वाले से जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है ना वो भी एपीएससी की जानब से कर दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी इन जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। बाकी देखें सिलेबस में जो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ। आप सभी को पता है ना, मैंने अभी आपको जो एजुकेशन क्राइटेरिया में बताया कि इसमें कॉमर्स से रिलेटेड भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जिन्होंने बीबीए किया हुआ है, फर्दर आईटी वाले भी कर सकते हैं, एलएलबी वाले भी कर सकते हैं। तो इसमें जो मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं ना कि मिक्सर मीन के पेपर होगा। जनरल जो एक पोस्टों का जैसे मीन के एपीएससी में दूसरी पोस्टों का होता है ना, कस्टम इंस्पेक्टर की, फर्दर और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट की पोस्टें होती हैं, एफआईएम इंस्पेक्टर के वाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वन पेपर एमसीक्यूज होता है वैसा ही पेपर होगा। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखें अब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है या आईटी पढ़ा हुआ है, मीन के जिन्होंने बीएस आईटी किया हुआ है, तो वो कैसे मीन के अगर कॉमर्स का 80% सिलेबस ऐड कर देते हैं तो वो कैसे आईटी वाले कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मीन के ज़्यादातर जो बिज़नेस से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड रेशो ऐड की जाएगी। जनरल से आप लोगों का पेपर होगा, मीन के वन पेपर एमसीक्यूज होगा जिनमें डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश का होगा, पाक स्टडी होगा, कंप्यूटर होगा, और नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पार्ट होगा जी, जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, जियोग्राफी का पार्ट होगा, और नेक्स्ट जनरल साइंस का पार्ट होगा। तो इन तमाम की रेशो, डिफरेंट रेशो को ऐड करके आप लोगों का वन पेपर एमसीक्यूज होगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है ना अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी कोई भी चेंजिंग होगी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने कैसे वन पेपर एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का 20% मीन के जो रेशो होगी वो अगर वन पेपर एमसीक्यूज हुआ, अगर 80-20 की रेशो हुआ सब्जेक्ट वाइज फिर तो मामला ही कुछ और हो जाएगा ना, ठीक है। अगर वन पेपर हुआ तो 20% इंग्लिश का पार्ट होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इंग्लिश के वाले से आप सभी को पता है मैंने अपने चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर में जैसा कि हर तरह की टेंसेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्दर पंक्चुएशन आ जाती हैं, और फर्दर इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यूज ऑफ एन आर्टिकल का, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया ग्रामर से रिलेटेड भी पार्ट। इंशाल्लाह काफ़ी वीडियोज़ वैसे अपलोड कर दी हैं, फर्दर भी काफ़ी जल्दी मीन के उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट मैंने जनरल नॉलेज, जियोग्राफी का पार्ट, कंप्यूटर साइंस और नेक्स्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जॉब्स की अपडेट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो ज़्यादा आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलेंगी ना वो आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड मिलेंगी, जो वन पेपर एमसीक्यूज़ के वाले से है, ठीक है, जिनमें कंप्यूटर का पार्ट होगा, मैथमेटिक्स का होगा, इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड इनके वीडियोज़ मिलेंगी आपको। तो वन पेपर के वाले से मैं अब नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन ये रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आखिर पर यही कि जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना अपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि मैंने आपको जो सैलरी से रिलेटेड बताया, फर्दर फैसिलिटीज़ भी बताई हैं, जैसे कि गाड़ी आपको दी जाएगी, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएगी, फर्दर और भी बेनिफिट्स हैं। देखिए सोशल रिस्पेक्ट भी आपको अच्छी मिलेगी। एफबीआर का आप सभी को पता है ना, नाम ही काफ़ी है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लाजमी अप्लाई करना जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। बाकी अगर वीडियो से ज़रा भी आपको हेल्प मिली है, वीडियो से नॉलेज मिला है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आखिर पर यही
अगेन अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।